आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर हल करेंगे, जो 27 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था। पहला प्रश्न लेते हैं। खंड अ जो है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 26 व 91 का HCF है। तो इसको हल कैसे करना था? सबसे पहले हम 26 के अवयवी गुणनखंड करेंगे। तो 26 में हम भाग देंगे 2 का, 2 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। उसके बाद में 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 91 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7 और 7 त्रि 21। 13 बार गया और 13 में 13 का ही जाएगा। ये वैसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न फटाफट करने होते हैं, या मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं पूरा मेथड से करवा रहा हूँ। 26 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 13, और 91 बराबर लिखेंगे हम 7 गुणा 13। तो यहाँ हमें ज्ञात करना था HCF। HCF क्या होता है? जो ऐसी संख्या जो सब में हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो इसका उत्तर जो होगा वो 13 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। दूसरा प्रश्न लेते हैं। द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग होगा। तो इस समीकरण में अगर हम a b c का मान देखें, a होता है x² का गुणांक, x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 लिखेंगे, और b होता है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा, मतलब b का मान हो गया। और c होता है अचर पद, अचर पद यहाँ पे कितना है? 10 है। अब पूछा गया मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का जो योग होगा उसका सूत्र होता है -b/a। तो बराबर -b का मान कितना है? यहाँ पे 7 है, और a का मान कितना है? 1 है। तो 7 में 1 का भाग देंगे तो आएगा -7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। यदि x + y = 10 है और x - y = 6 हो तो x व y के मान होंगे। इसके क्या मान होंगे वो आपसे पूछे गए हैं। तो हमारे पास में एक तो है x + y = 10, और दूसरा है x - y = 6। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऑब्जेक्टिव में आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो जोड़ेंगे तो x और x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x, प्लस का y माइनस का y तो कट जाएगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। अब 2 यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, और 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। तो x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब ये x का मान 8 आया, वो समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x की जगह कितना आ जाएगा? 8, और प्लस y बराबर में 10। तो y बराबर आ जाएगा 8, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2। तो x का मान तो आ गया 8 और y का मान आ गया 2। तो पहले x पूछा गया है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, क्योंकि पहले x का मान है ना, तो x का मान 8 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है? 2। तो अगर ब ऑप्शन करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविक्त कर d ज्ञात करने का सूत्र है। तो d ज्ञात करने का सूत्र आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। d का सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न। एपी दी हुई 7, 13, 19, 25, इसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो ए का मान तो हो गया 7। फिर हम लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर को लिखते हैं डी से, और सार्व अंतर ज्ञात कैसे करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद है 13 और पहला पद है 7। 13 में से 7 के कितने हो गए? 6। अब 12वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब एन का मान कितना? 12 है। अब यहाँ पे हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए, एन का मान कितना है? 12। ए 12 का मतलब 12वां पद है। ए का मान रख देते हैं 7 प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी। डी का मान कितना है? 6। 7 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 का 6 से गुणा करेंगे 66, और 66 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 73 उत्तर इसका आ जाएगा।
अतः 12वां पद कितना आया, 73 आ गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, इसका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि डी ई बी सी के समांतर हो तो एक्स का मान होगा। तो अगर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, इसमें हमारे पास में है जो डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के। अगर डी ई बी सी के समांतर है तो शेष दो भुजाओं के अनुपात होंगे बराबर। यहाँ पे ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। और ये आया कहाँ से, ये आया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब इसमें हम मान रख देते हैं। ए डी का मान हमारे पास में है 4, डी बी का मान है 6, ए ई का मान है एक्स जो हमें ज्ञात करना है, और ई सी का मान है 9। वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करेंगे, 6 का x से गुणा हो जाएगा 6x, और 9 का 4 से गुणा हो जाएगा 36। अब 6 जाएगा भाग में, और 36 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त का व्यास ए बी है तथा ए 3, -10 व बी 1, 4 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो अगर ये वृत्त दिया हुआ है, मान लीजिए ये वृत्त है और ये इसका व्यास है, और इस व्यास का जो ए बी नाम है इसका, ए और बी, इसका व्यास हो जाएगा। ए के निर्देशांक है 3, -10 और बी के जो निर्देशांक है वो है 1, 4। अब हमें इस केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो केंद्र यहाँ पे ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ लिखेंगे केंद्र जो है, केंद्र ओ जो है वो व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बिंदु ओ के निर्देशांक, बिंदु ओ के निर्देशांक, यहाँ पे मध्य बिंदु का आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। अब यहाँ पे जो पहला बिंदु है वो x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु जो है उसको x2 y2 मान लेते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं। x1 का मान है 3 + x2 का मान है 1 बटे में 2, y1 का मान है -10 प्लस y2 का मान है 4 बटे में 2। अब 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। -10 प्लस का 4 होता है -6, और -6 में 2 का भाग देंगे -3। इस प्रकार केंद्र के निर्देशांक आ गए 2, -3। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, sin 60 का मान है। तो sin 60 का मान सीधा सीधा आपको याद ही होना चाहिए। sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण होगा। तो ये मान लीजिए ए बी जो है ये एक वृक्ष है। ए बी यहाँ पे क्या है, वृक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे सी बिंदु मान लेते हैं, और ये बी सी क्या है, इसकी छाया है। तो यहाँ पे वृक्ष की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर, और छाया जो है वो है 10√3 मीटर। अब ये मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ठीक है। तो इसका 49 कोण जो होगा वो हमें ज्ञात करना है सी बिंदु पे, जिसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे tan थीटा का। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पे लंब जो है वो है भुजा ए बी, और आधार भुजा है वो है बी सी। अब tan का tan, थीटा का थीटा, क्योंकि थीटा पता नहीं है। ए बी का मान हमारे पास है 10, और बी सी का मान है 10√3। 10 से 10 तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। अब tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये tan 30 डिग्री का मान है, और तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, और यही इसका सूर्य का 49 कोण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या होगी।
अगर एक वृत्त है और उसके बाहर एक बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, उसकी हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो वो संख्या कितनी होगी वो पूछा गया है। तो इसकी संख्या होगी 2। कितनी होगी? 2। वृत्त का अगर कोई बिंदु बाहर है तो उससे सिर्फ कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। 2 से ज़्यादा आप स्पर्शिका नहीं खींच सकते। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। वृत्त के किसी एक बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की संख्या होगी वो होगी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11वां। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में गोले की त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर, और आर का मान हमारे पास में है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख दो 4/3 का 4/3, पाई का पाई रखना है क्योंकि आंसर पाई में ही लाना है। और आर की घात 3 है तो आर, इस 3 को हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 से 3 तो कट गया। तो फाइनल उत्तर हो जाएगा 3 × 3 9, 9 × 4 36। तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या आर व एच है। तो ये भी सूत्र है सीधा सीधा, तो आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? कुल परिणाम आते हैं 6। और 6 कौन कौन से आते हैं? वो 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अंक आने के अनुकूल परिणाम। 6 कितनी बार आ सकता है इसमें से? तो 6 एक बार ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही आ सकता है अनुकूल परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। ये पूरा मैं विधि से बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, बाकी एमसीक्यू में आता है सीधा ही उत्तर लिखना है इसका। प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होता है प्रायिकता का। अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसका उत्तर हो गया 1/6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 5 7 9 11 13 और 15 का मध्य होगा। तो मध्य जो होता है वो उसका सूत्र आपको याद रखना है। मध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सबको जोड़ देते हैं 3 + 5 + 7 +
9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 बटे में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का इसमें भाग लगा देंगे। तो इनके जोड़ देते हैं। देखो 15 और 5 कितने हो गए 20, 13 और 7 कितने हो गए 20, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो ये हो गए 60, 60 और 3 कितने हो गए 63, और 63 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो लंबा मेथड हो गया। अब शॉर्ट में अगर एमसीक्यू के हिसाब से करना है तो अगर आप देखेंगे इन सब में अंतर समान है। जब संख्या दी हुई है इन सब में अगर अंतर समान है, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, इन सब में 2 2 का अंतर है। तब अगर माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य इसमें बीच वाली संख्या होगी। तो 7 पदों में 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कौन आ गया 9, तो 9 इसका उत्तर हो जाएगा। जब इनमें अंतर समान हो, लगातार संख्या हो, तभी ये तरीका लगता है। तो ये था पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर 15 प्रश्न पूछे गए थे एक एक नंबर के। अब हम लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पे बराबर में 0 भी होना चाहिए, ये रेखा का समीकरण है, और यहाँ पर भी बराबर होना चाहिए। मैं यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 तो रेखाओं के हल होंगे। तो ये अगर सारे अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाओं के हल होते हैं अनंत। तो यहाँ पे खाली जगह में लिखना था आपको अनंत। क्या आएगा, अनंत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखा स्पष्ट बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये सीधा सीधा एक प्रमेय है, 10.1 लंब आ जाएगा। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, मिनट की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो बनाती है आधा डिग्री, 1/2 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है शंकु का आयतन होता है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं खाली जगह होती है तो समांतर होती है। 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पे आपको लिखना था 2 और गुणा का निशान, 2 गुना माध्य। तो ये खाली जगह 6 सवाल थे जो एक एक नंबर पूछे गए थे। अब हम लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के प्रश्न है। तीसरे का पहला प्रश्न है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3825। सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 का भाग तो जा नहीं रहा है। 3 का चेक करते हैं। तो 8 3 11, 12 13, 13 5 18, 3 का भाग इसमें जा रहा है। 3 का भाग गया पहले एक बार, फिर गया 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 बजे 15। फिर 3 का भाग और जा रहा है। 3 का भाग है 4 बार, फिर 3 दूनी 6 और 3 बजे 15। अब 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि 4 2 6 5 11 हो गया। अब इसमें जाएगा 5 का भाग। 5 का भाग जाएगा इसमें पहले 8 बार, 5 8 40, पीछे बचा 2 और 5 25 हो गया। तो 5 बार जाएगा। उसके बाद पीछे से 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3825 के। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 और मूलों का गुणनफल 2 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र है, तो मान लेते हैं इसके मूल अल्फा व बीटा है। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तब मूलों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3। मूलों का गुणनफल दिया हुआ मतलब अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है 2। अब आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है।
के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है 2, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस का 2, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो फाइनल आंसर में हमें के नहीं लिखना है, लास्ट में हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण बराबर आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एपी दी हुई 3, 8, 13 और 18, इसका कौन सा पद 78 है? तो मान लेते हैं, माना एपी का n वां पद जो है वो 78 है। ठीक है, n वां पद मान लिया 78 है। n वें पद को लिखते हैं an से, तो an बराबर कितना हो गया 78। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक तो प्रथम पद को लिखते हैं a से, और प्रथम पद है यहाँ पे 3। फिर हम ज्ञात करेंगे सार्वअंतर को लिखा जाता है d से, और सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो 8 में से हम घटाएंगे 3, 8 में से 3 घटाने पे कितना आएगा 5। अब an का यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d बराबर में 78। a का मान हमें पता है 3, प्लस n पता नहीं, n-1 ऐसा ही रहेगा, गुणा d का मान है 5 बराबर में 78। अब प्लस का 3 है, उधर भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो n-1 गुणा 5, 78 में से 3 गए, कितना आ गया 75। अब 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 75 में हम 5 का भाग लगा देंगे, तो n-1 बराबर हो जाएगा 15। अब माइनस का 1 उधर भेज देते हैं, तो 15 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया 16। तो प्रश्न पूछा गया था कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे अतः 16वां पद जो है वो 78 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। तो इसमें साइन 60 डिग्री का मान रख देते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2, गुणा कॉस 30 का मान होता है वो भी, कॉस 30 का जो मान होता है वो साइन 60 का होता है, वही होता है 3/2। साइन 30 का मान 1/2, गुणा कॉस 60 का मान भी वही होता है 1/2। अब गुणा कर देते हैं, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, प्लस 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 2 से गुणा 4, लसअप लेंगे, लसअप कितना आएगा 4, और ऊपर 3 प्लस 1 एज इट इज लिख लेते हैं, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4/4 कितना आएगा 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1। प्रश्न संख्या 5 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए जो मीनार है वो है AB, इस मीनार का नाम मान लेते हैं AB है, ठीक है, और ये भूमि पर बिंदु है C। तो भूमि के एक बिंदु से मान लो वो बिंदु C है, और मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा B है, और उस बिंदु से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे C पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है वो मान लेते हैं h। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं h मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब जो है वो है AB और आधार जो है वो है BC। अब थीटा का मान रख देते हैं tan, थीटा का मान है 30 डिग्री।
ए बी कितनी है एच, जो कि हमें ज्ञात करनी है। बी सी है 30। अब टेन 30 का मान आपको याद होना चाहिए और वो होता है 1/√3। तो एच बटे में 30 वज्र गुणा करेंगे, √3 एच बराबर में 30। एच बराबर आ गया 30 और √3 आ गया बट्टे में। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण। तो एच बराबर है 30/√3। अब ऊपर नीचे इसका √3 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ गया 30 √3, नीचे √3 गुणा √3 कितना हो गया 3। अब 3 का इसमें भाग देंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम भाग देंगे 30 में, 3 का तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3 और ये आ गया मीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई। अभी 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है, थोड़ा लेंथी है, पर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज नहीं लिखोगे, आंसर भी अगर सही करोगे तो आपको भी मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि 1 नंबर में प्रश्न बच्चा कितना आगे लिखेगा। तो इसका ये उत्तर हो गया। बाकी सही पूरा मेथड मैंने जो बताया वैसा ही है। अब हम लेते हैं सेक्शन बी खंड ब, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए 2-2 नंबर के। प्रश्न संख्या चौथा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न को जो करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है वो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मानेंगे क्या इसको, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध अपरिमेय करना है, पर हम इसको मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। तब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर में हम लिख लेंगे a/b, और यहाँ पे b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और लिखेंगे जहाँ a व b पूर्णांक है। a व b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। अब इसमें रूट वाली संख्या एक तरफ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो 2√5 इधर रहेगा, a/b है ये, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 2√5 बराबर, इधर हम लसब लेंगे, b आएगा ऊपर, a ऐसा का ऐसा, और 3 का b से गुणा हो जाएगा, माइनस का 3b। √5 यही रहेगा, ये 2 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो a-3b बटे में आ गया 2b। अब यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा हुआ है a-3b/2b, इसमें a b 3 और 2 ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि a 3 b व 2 सभी पूर्णांक है, और पूर्णांक बटा पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। कैसी है ये, एक परिमेय संख्या है। और इसके बराबर में कितना है, इसके बराबर में √5 है। तो √5 भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया तो √5 कैसी आ रही, परिमेय आ रही, जबकि ये होती कैसी है, अपरिमेय हो रही है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, हमने जो माना है इसको परिमेय माना, वो गलत माना है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है।
अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ही हमारा सवाल सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। x² - 2x - 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए, 8। तो x² माइनस यहाँ 4 की जगह हम लिखेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 4 - 2 और माइनस का 8 है ये, बराबर में 0। x² माइनस, अब 4 का गुणा हो जाएगा अंदर 4 और x का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x से गुणा करेंगे 2x, माइनस का 8 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x - 4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x - 4 बराबर में 0। दोनों में कॉमन है x - 4, x - 4 बाहर ले लेते हैं, पीछे बचा x + 2 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x - 4 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x + 2 है उसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x बराबर आ गया 4 और यहाँ से प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो अतः x बराबर 4 और -2 शून्यक है। तो शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिए। अब इसमें सत्यता की जांच करते हैं हम। जांच, तो माना x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फा बराबर 4 व बीटा बराबर -2 है तथा a बराबर, a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना 1 है, b होता है x का गुणांक -2 और c होता है -8। अब यहाँ पे हम पहला पॉइंट सिद्ध कर रहे हैं, इसमें जांच कर रहे हैं, वो होता है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान है हमारे पास में 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर में -b का मान -2 है और a का मान 1 है। 4 में से 2 गया 2 आ गया और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, 2 में 1 का भाग लगेंगे 2 आएगा, दोनों बराबर आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें सिद्ध करते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान है 4 गुणा बीटा का मान -2 है बराबर c का मान -8 है और a का मान 1 है। 4 का -2 से गुणा करेंगे -8 और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, तो हमारी जांच पूरी हो गई है। तो ये आपको प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से करना था। अब लेते हैं हम छठा प्रश्न। छठा प्रश्न पूछा गया था, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दोनों कोण मान लेते हैं। माना छोटा कोण छोटा कोण मान लेते हैं x और बड़ा कोण मान लेते हैं y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन सा है, y। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कौन सा, x, इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब x + y जो होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है।
अब समीकरण 1 से जो है y का मान रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो x का x आएगा, y की जगह हम लिख देंगे x + 18 और बराबर में 180। x और x जुड़ जाएगा 2x प्लस का 18 बराबर में 180। 2x इधर ही रहेगा, 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस का 18, तो 2x बराबर 18 घटाएंगे तो आएगा 162 और x का x यहीं रहेगा, 2 चला जाएगा भाग में, 2 का भाग जाएगा यहाँ पे 81 बार, तो x का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से y बराबर x + 18, तो x का मान कितना रखेंगे 81 और प्लस 18 और ये जुड़ के हो जाएगा 99 डिग्री। अतः दो संपूरक कोण, छोटा कोण तो आ गया 81 डिग्री व बड़ा कोण आ गया 99 डिग्री है। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। दिए गए चित्र में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि एल एम जो है वो समांतर है किसके सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ए एम बट्टा ए बी बराबर हमें लाना है ए एन बट्टा ए डी। फिर हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में सबसे पहले एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये जो मैं लाल कलर से कर रहा हूँ, ये ए बी सी ऊपर वाला हम इसको त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ये एल एम और बी सी बी क्या है, समांतर है, ये दोनों समांतर है। अगर ये समांतर है तो शेष भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, मतलब ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ हम लिखेंगे एल एम जो है वो समांतर है किसके सी बी के, इसलिए ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी के। ये समीकरण हो गया 1 नंबर, और ये आया कहाँ से, ये आया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें हमें दिया हुआ है एल एन जो है समांतर है सी डी के, एल एन जो है समांतर है सी डी के, तो शेष भुजाओं के अनुपात होंगे बराबर। तो शेष भुजाएं हो जाएगी ए एन बटा एन डी और बराबर हो जाएगा ए एल बटा एल सी। ये समीकरण हो गया दूसरा। ये भी कहाँ से आया, तो ये भी थेल्स प्रमेय से आया, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 व 2 से, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए एल बटा एल सी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए एम बटा एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा एन डी। अब हमें लाना था ए एम बटा ए बी और ए एन बटा एन डी, तो इनका दोनों का व्युत्क्रम करना आपको। व्युत्क्रम लेने पर तो यहाँ पे व्युत्क्रम लेंगे तो एम बी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए एम, और यहाँ आ जाएगा एन डी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए एन।
अब दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो एक जोड़ दिया तो 1 प्लस एम बी बट्टा ए एम बराबर में एन डी बट्टा ए एन और प्लस का 1। यहाँ पे लसब लेंगे तो लसब क्या आएगा, ए एम, और ए एम का 1 से गुणा कर देते हैं तो ए एम प्लस एम बी बराबर में यहाँ लसब आएगा ए एन डी प्लस ए एन का 1 से गुणा हो जाएगा ए एन। अब चित्र देख के आप पता लगा सकते हैं कि ए एम प्लस एम बी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, और नीचे आ गया ए एम, और एन डी और एन डी और ए एन ये बन रहा है आपके पूरा ए डी, बटे में क्या है ए एन, और लास्ट में इनका वापस व्युत्क्रम ले लेंगे, इनको वापस उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो ए एम ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए बी, और बराबर में ए एन ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एन डी। तो इस प्रकार से ये सवाल ऐसे करना था आपको। काफ़ी बड़ा सवाल दे दिया इन्होंने, 2 नंबर का सवाल था तो थोड़ा लेंदी है, तो ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले ये इस प्रकार से प्रश्न है कि ये बिंदु है ए जिसके निर्देशांक मान लेते हैं 4, और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है 8, 5। अब एक इसको बिंदु कोई विभाजित कर रहा है 3:1 में, तो ये बिंदु मान लो पी है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, और ये इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये m1 का मान हो जाएगा और ये m2 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको लिख लेते हैं कि माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A 4, और B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला बिंदु है इसको मान लेंगे x1, y1, और दूसरा बिंदु है वो है x2, y2। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र में x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान हमारे पास में है यहाँ पे 3 गुणा x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान जो है वो है 4 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1, तो 8 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 24 प्लस 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 बटे में 3 प्लस 1 हो गया 4। तो फाइनली x बराबर आ गया 24 प्लस 4 28, 28 में 4 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया 7। अब इसी प्रकार हम y का सूत्र लगाएंगे तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रख देते हैं, m1 का मान है 3 गुणा y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 और गुणा y1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1।
3 का 5 से गुणा करेंगे 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, बटे में आ गया 4। 15 में से 3 का कितना आ गया 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो y बराबर आ गया 3। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु, जिस बिंदु का हमें निर्देशांक पूछे गए थे, अभीष्ट बिंदु बराबर p, जिसको हमने माना था x, y, तो इसका आंसर आ गया 7,3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये मान लीजिए भवन है AB, ठीक है, और इसके ऊपर मीनार लगी हुई है AC। भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं D। 20 मीटर ऊंचा भवन है तो AB की ऊंचाई कितनी होगी 20 मीटर होगी। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है। तो यहाँ पे डी बिंदु से पहले तो मीनार का तल कौन सा है A, तो मीनार के तल से जो कोण बन रहा है ना वो तो है अपने कितना 45 डिग्री, और मीनार का जो शिखर है उससे कोण बन रहा है 60 डिग्री। सॉरी, हाँ, मीनार के ऊपर है ना AC मीनार है, ये यहाँ पे AC क्या है मीनार है, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, तो लिख लेते हैं माना मीनार है कौन सी AC की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं h मीटर है, ठीक है, और भवन है AB, भवन जो AB है उसकी ऊंचाई है वो है 20 मीटर। अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABD, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें जो कोण है थीटा का मान वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे है AB और आधार जो है वो है BD। टेन का टेन, थीटा का मान रखेंगे 45 डिग्री। AB कितनी है तो 20 है, BD पता नहीं है तो BD की जगह BD रखेंगे, और टेन 45 का मान आपको याद होना चाहिए 1 होता है, और बराबर में 20 बटा BD, वज्र गुणा करेंगे तो BD बराबर आ गया 20 मीटर। BD बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज CBD में, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में इसमें जो थीटा का मान है वो है 60 डिग्री। इसमें भी हम लगाएंगे टेन थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पे BC पूरी बड़ी वाली भुजा और आधार है BD। टेन का टेन, थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री। अब BC के भी दो टुकड़े हैं, BC के टुकड़े हैं AB प्लस AC, और बटे में BD का मान हमारे पास कितना आया था 20। टेन 60 का मान होता है √3, AB का मान है 20 और AC का मान है H, बटे में 20, वज्र गुणा करेंगे तो 20 प्लस H बराबर में 20√3। अब H का मान ज्ञात करना है, H यहीं रहेगा 20√3 और प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो H बराबर 20 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आ गई H बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या जिसको हम आर से लिखेंगे। तो आर का मान कितना 21 सेंटीमीटर है, और केंद्रीय कोण दिया हुआ है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण जो है वो थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमें पूछा गया है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणा 21, और थीटा का मान है 60 डिग्री, और नीचे आ गया 360। तब इसको काटापीटी करते हैं, देखो 7 का भाग इसमें एक बार, इसमें गया 3 बार, 0 से 0 कट गया, 6 के पारे से काटते हैं, 6 कम 6 और 6 में 36, 3 का भाग इसमें गया, 3 के पारे से कटा एक बार, और 3 के पारे से कटा 2 बार, 2 का भाग इसमें एक बार, और 22 में गया 11 बार। तो फाइनली कौन कौन सी संख्या बची? फाइनली हमारे पास में बचा है 11 गुणा 21। तो गुणा कर देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ने 1 33। तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 11, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। तो ये मान लीजिए एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है, इस प्रकार से, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो शंकु की ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी कितनी, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा गया इस ठोस का आयतन कितना होगा, वो भी पाई के पदों में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और वो बराबर है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या दोनों की बराबर है। तो वो आर बराबर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या आर है। और शंकु की जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच हो जाएगी, वो भी कितनी, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि इस पूरे ठोस का आयतन कितना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो दोनों का आयतन जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों का सूत्र लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका मान रख देते हैं 1/3, पाई का पाई रखना है, 1 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। अब 1 की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, लसअप लेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई, 3 आएगा लसअप, सॉरी, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई जुड़ेगा 3 पाई हो जाएगा, बटे में आ गया 3, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया, सॉरी 3 से 3 कट गया, कितना आएगा, पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमने कॉलम बना दिए। सबसे पहले साक्षरता दर लिखेंगे, फिर नगरों की संख्या, फिर इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा मध्य बिंदु, और इसको हम कल्पित मध्य विधि से हल कर रहे हैं। तो DI निकालेंगे, फिर FI/DI ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना मध्य बिंदु, वो कैसे निकालते हैं। ये जो वर्ग अंतराल है 45 से लेकर 55 तक, इनको जोड़ना है और आधा करना है। तो जोड़ेंगे 45 और 55 कितने हो गए, 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50।
ठीक है। अब आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा अंतर देख लो। 55 से 65 कितने का अंतर, 10 का अंतर, 10 10 जोड़ते रहो। तो यहाँ पे आएगा 60, फिर 10 जोड़ दो 70, 70 10 80, और 80 और 10 90। तो इस प्रकार से हमने ये जोड़ दिया। फिर हमें इसमें मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को लिखते हैं ए से, और ए जो है हमेशा एक्स आई में से मानते हैं बीच वाली संख्या लगभग, तो 70 मान लेते हैं। अब अगले कॉलम में हमें ज्ञात करना है डी आई। डी आई क्या करता है, एक्स आई में से ए घटाना है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं उसमें से अपन क्या करेंगे, 70 घटा देंगे। तो 50 में 70 घटाएंगे माइनस का 20 आएगा। 60 में से 70 घटाएंगे माइनस का 10। 70 में 70 गया 0, 80 में 70 गया 10, और 90 में 70 गया 20। अब एफ आई का डी आई से गुणा करना है, मतलब एफ आई कौन सी नगरों की संख्या है, और डी आई अभी हमने निकाला, उसका गुणा करना है। तो -20 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 60, माइनस का 60 आएगा। और -10 का प्लस 10 से करेंगे तो 100 आएगा, माइनस का 100। 0 का करेंगे 11 से 0, 8 का 10 से करेंगे 80, और 20 का 30 से करेंगे तो 60। ठीक है। अब यहाँ पे हम सूत्र लिख लेते हैं माध्य का सूत्र। माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और बट्टे में होता है सिग्मा एफ आई। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब एफ वाली जितनी भी संख्या उन सबको जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, देखो 10 और 11, ये हो गए 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32, 32 और 3 35। एक बार वापस जोड़ देते हैं, 10 और 10 20, और 3 3 6 6 8 14, 14 ने 15, 15 और 20 35 हो गए। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। इसको हल करने का तरीका है, माइनस वाले अलग जोड़ दो, प्लस वाले अलग जोड़ दो। तो माइनस वाले जोड़ेंगे तो माइनस का 160 आएगा, प्लस वाले जोड़ेंगे तो 140 आएगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 20। तो एफ आई डी आई आ गया माइनस का 20 आ गया। अब यह मान रख देते, ए का मान कितना था 70, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 20, और बट्टे में कितना आ गया 35। अब इनको काटा पीटी करते हैं, उससे पहले इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको काट दिया 5 के बार से 4 बार, इसको 5 के बार से काट दिया 7 बार, तो ये आ गया 4/7। अब 4 में 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे। 7 पंजे 35, पीछे बचा 5, 7 7 49, पीछे आ गया 1, 7 एकम 7, तो ये आ गया 70 माइनस 0.57। तो 70 में से 0.57 घटाएंगे तो आएगा 69.43। 7 3 10 5 9 1, ये आ गया इसका उत्तर। और ये आएगी किस में, माध्य साक्षरता दर पूछी है, तो ये परसेंटेज में आएगा आंसर। ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। इस प्रकार से ये अपना था 12वां प्रश्न, इस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले लाल गेंदें, लाल गेंदें, लाल गेंदें कितनी है 3 है। फिर हम लिखेंगे काली गेंदें, काली गेंदें कितनी है 5। फिर आपको ज्ञात करना कुल गेंदें, वो हो जाएगी 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब पहला प्रश्न, लाल गेंद हो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम लाल गेंद के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी आ सकती है, जैसे हमें ये थैले में से हाथ डालना है, उसमें एक गेंद निकालनी है, पर वो गेंद कैसी होनी चाहिए लाल। अब लाल उसमें है कितनी, कौन कौन सी लाल गेंद आ सकती है, कितनी आ सकती है, तो लाल गेंद कितनी 3 है, तो 3 में से कोई भी आ सकता है। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, लाल गेंद की। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अनुकूल परिणाम कितने 3 है, और कुल परिणाम कितने 8 है, तो 3/8 इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है लाल गेंद नहीं हो, तो लाल गेंद न
होने के लाल गेंद न होने के अनुकूल परिणाम, न होने के अनुकूल परिणाम, मतलब आपने थैले में हाथ डाला और लाल गेंद नहीं होना चाहिए, तो लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो लाल के अलावा कौन सी गेंद है इसमें, वो है काली, तो काली कोई भी आ सकती है, तो 5 गेंद इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। फिर हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 5 है और कुल परिणाम कितने 8 है, इसका उत्तर आ गया 5/8। ये था तीसरा प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न है जो लघुत्तरा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, जो 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 14 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है 73 है। तो सबसे पहले तो एपी का प्रथम पद और सार्वत्र मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद व सार्वअंतर क्रमशः ए और डी है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक है, अब हमें जो दिया हुआ उसको हम लेते हैं। हमें दिया हुआ है 11वां पद, 11वां पद दिया हुआ है 38। 11वें पद को हम लिखेंगे ए 11 से, 11वें पद को हम किससे लिखेंगे, ए 11 से, और बराबर कितना 38। ए 11 को लिखेंगे ए प्लस 10D बराबर में कितना 38। ये समीकरण नंबर हो गया 1 नंबर। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद कितना है 73 है। 16वें पद को लिखेंगे ए 16 बराबर में 73। ए 16 को लिखेंगे ए प्लस 15D और बराबर में है 73, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 घटा देते, ए में से 1 गया 0 हो गया, 15D में से 10D गए तो 5D हो गया, और 73 में से 38 घटा देते हैं तो 13 में से यहाँ पे आई थिंक 35 आएगा। 8 5 13 3 3 6 1 7, ठीक है। अब 5 जो है गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, तो डी बराबर आ गया 35/5, 35/5, और डी का मान कितना आ गया 7। अब ये जो डी का मान आया है 7 वो समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 1 में ए प्लस 10D लिखा हुआ है, तो 10 गुणा डी का मान कितना 7 और बराबर में है 38। ए प्लस 10 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 70 बराबर में 38। ए बराबर 38, 70 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 32। अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब इस प्रश्न में पूछा गया था कि 31वां पद कौन सा है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 गुणा डी, और ए का एन का मान यहाँ पे कितना 31 है क्योंकि 31वां पद पूछा गया, और ए का मान है माइनस का 32 प्लस n - 1, तो 31 - 1 और गुणा डी कितना 7 है, माइनस का 32 प्लस 31 में से ये गया कितना आ गया 30, 30 गुणा 7, माइनस का 32 प्लस 7 3 हो गया 21 और 210 हो गया। अब 210 में से 32 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 और ये आ गया 17, 8 2 17 3 20 ने 21 हो गया। तो हमसे पूछा गया था 31वां पद, तो 31वां पद कितना आ गया 78 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एपी का 31वां पद कितना आ गया 178। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 15वां सवाल, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु मान लेते हैं पहले, तो हम ये 2 बिंदु मान लेते हैं, पहले दिए हुए हैं। ए मान लेते हैं 2, -5 और बी मान लेते हैं -2,9,
और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लो वो पी है, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसको एक्स कोमा 0 मानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स कोमा 0 है। ठीक है, अब इस पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ए पी बराबर बी पी, और यहाँ पे लगेगा दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र एक बार लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम पहले ज्ञात करेंगे ए पी। तो सबसे पहले लगेगा रूट। ए पी का मतलब है ए की पी से दूरी ज्ञात करनी है। तो ए को मान लो x1 y1 और पी को मान लो x2 y2। तो पी वाले में से ए के निर्देशांक घटा देते हैं। तो x2 का मान x है, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर, तो 0 + 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे बी पी। बी पी में पी को x2 y2 मान लो और बी को जो है x1 y1 मान लो। तो x2 - x1 हो जाएगा x -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट तो कट गया, यहाँ बचा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो सरसमीका लगेगी। एक लगेगी a - b का स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab + b²। ये x - 2 का स्क्वायर खोलेंगे तब लगाएंगे। और एक लगेगी a + b का स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। ये हम लगाएंगे x + 2 का स्क्वायर खोलने में लगाएंगे। तो x - 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर में x² + 4x + 4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब दोनों तरफ सेम निशान है, उसको काट देते हैं। x² से x² कट गया, यहाँ पे 4 से 4 भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, -4x + 25 बराबर में +4x और +81। अब x वाले एक तरफ कर लो तो -4x +4x इधर आ जाएगा, -4x हो जाएगा 81, +25 उधर गया तो -25 हो गया। -4x -8x हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो आएगा 56। कितना आएगा, 56। -8 जाएगा भाग में, तो 56 बटे में आ गया -8। तो x का भाग है -7 बार। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अतः x अक्ष पर वह बिंदु, तो वह बिंदु जो है वो है P, जिसको हमने माना था x, 0। तो इसका उत्तर हो गया -7, 0। इस प्रकार से ये आपको 15वां प्रश्न करना था। प्रश्न संख्या 16 है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसमें सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वहाँ पे बाहर एक बिंदु ले लो P, और P से दो स्पर्शरेखा खींची गई, एक तो PQ और एक PR। हमें ये सिद्ध करना है कि PQ और PR जो है इसकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। दिया हुआ में हम लिखेंगे O केंद्र के वृत्त, O केंद्र के वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, PQ व PR है। ये हमने लिख दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों जो स्पर्शरेखा है इनकी लंबाई क्या है, बराबर है।
हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु जो ओ है ना उसको पी से, क्यू से और आर से मिलाया, या फिर लिख लेते हैं ओ पी, ओ क्यू व ओ आर को मिलाया, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना, उपपत्ति। तो इसमें सबसे पहले आपको एक प्रमेय याद रखना, 10.1। हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो है एक तो ओ क्यू जो लंब है वो किसके ऊपर लंब है, पी क्यू के ऊपर, स्पर्श रेखा पी क्यू है। और ओ आर जो है वो लंब है किसके ऊपर, पी आर के ऊपर। और लंब का मतलब, इसका मतलब कोण 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब इसलिए कोण ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री होगा। और इसी प्रकार कोण ओ आर पी ये भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। एक त्रिभुज लेंगे हम ओ क्यू पी और एक लेंगे ओ आर पी, दोनों को सर्वांग सम करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में, इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या बराबर है। एक तो ये 90 डिग्री कोण हो गए, ओ क्यू पी बराबर में कोण ओ आर पी, ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है। ठीक है, और ओ पी बराबर है, ओ पी दोनों में काम आ रही उभयनिष्ठ भुजा है। ओ पी बराबर है ओ पी, उभयनिष्ठ भुजा। इसके अलावा जो है वो ओ क्यू और ओ आर बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुजों में नियम लग रहा है सर्वांग समता का, वो है समकोण कर्ण भुजा, आर एच एस, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुज ओ क्यू पी जो है वो सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज ओ आर पी के। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसकी भुजा कौन सी, पी क्यू, और इस दूसरे त्रिभुज की भुजा पी आर क्या हो गई, बराबर हो गई। ये हो गई बाई सी पी सी टी, शॉर्ट में लिखा मैंने। और हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। और हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में आया हुआ है कई बार। इसको आप अच्छे से देख लेना, बोर्ड एग्जाम में भी वापस आ सकता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी बनी हुई है, इसमें वर्ग दिए हुए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, और बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता जो है वो है 61। सबसे अधिक बारंबारता को मानते हैं F1, और F1 से जस्ट पहले जो होती है वो F0 होती है, और F1 के जस्ट बाद में होती है वो होती है F2। F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है 60 से 80, इसमें छोटी वाली वैल्यू होती है वो L का मान होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, या सबसे बड़ी बारंबारता, या सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता जो है वो 61 है, 61 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो है वो है 60 से 80। अब हमें सारे इसमें वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले L का मान हो जाएगा 60, F1 का मान जो है वो 61 है,
F0 का मान 52, F2 का मान 38 और H जो है वर्ग अंतराल कितने का है? 20 का है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे बहुलक का। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा हो जाएगा H से। अब बस इसमें मान रखना है, तो मान रख देते हैं। सबसे पहले L का मान है 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52 और बट्टे में 2F1 मतलब 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 और गुणा किससे करना है? 20 से। इसको हल करते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 गए 9 बट्टे में 61 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 122 और इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10 5 और 3 8 और 1 9 90 और गुणा आ जाएगा 20। तो बहुलक बराबर 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 32 गुणा करेंगे 20 से। अब हम इसको काटापिटी कर देते हैं। तो 4 के पार से ये कटा 8 बार 32 और 4 के पार से ये कटा 5 बार कटा, सॉरी, यहाँ पे 4 पंजे 20। अब यहाँ पे क्या बचा? 60 प्लस 9 का गुणा 5 से किया तो 45 और 45 में किसका भाग देना? 8 का। तो 45 में 8 का भाग लगा के देख लेते हैं। 8 पंजे 40, पीछे बचा 5 पॉइंट लगाया यहाँ 0, 8 से 48, पीछे बचा 2 0 आ गया, 8 दूनी 16, पीछे बचा 4 और 8 पंजे 40। तो ये आ गया 60 प्लस 5.625 और 60 में ये जोड़ेंगे तो आएगा 65.625। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इस प्रकार से बहुलक का सवाल बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब हम लेंगे खंड स, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और वो भी अथवा में। तो इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं। 18वें का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 और यहाँ बराबर में क्या होगा? 0। ये प्रश्न में यहाँ गलती है, समीकरण में हमेशा बराबर में क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे ABC का मान निकालना है। A क्या होता है? x² का गुणांक, तो A का मान है 2, B होता है x का गुणांक, तो B का मान है -6 और C होता है अचर पद कितना? 3 है। अब हम ज्ञात करेंगे D, जिसको बोलते हैं विविक्तिकर। D से लिखते हैं इसको और इसका सूत्र होता है B² माइनस 4AC। अब B का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4AC। A का मान 2 है और C का मान 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 और 36 में 24 का कितना आ गया? 12। तो यहाँ पे D का मान क्या है? 0 से ज़्यादा है। अगर D का मान 0 से ज़्यादा होता है तो अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। मूलों की प्रकृति बतानी थी, तो अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर D का मान 0 आता है तो फिर मूल जो है वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब अगर मूल वास्तविक है, मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पूछा गया मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व कब नहीं होता? जब D का मान 0 से छोटा होता है, मतलब D का मान माइनस में आ जाए। तो मूलों का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस समीकरण को वापस लिख लेते हैं हम। समीकरण हमारे पास में 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर में 0। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है द्विघात सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4AC और बटे में आएगा 2a। मान रख देते हैं x बराबर माइनस और b का मान था माइनस का 6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4AC। b² माइनस 4AC का मान कितना आया था? 12 आया था और बटे में 2 गुणा a का मान कितना है? यहाँ पे a का मान देख लेते हैं। a का मान 2 है
तो यहाँ 2 रख देते हैं। माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाएगा, और 12 जो है उसको हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 4 का रूट निकल जाएगा 2, और रूट 3, 3 के अंदर रूट ऐसे ही रहेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3, और बटे में कितना रहेगा 4, और 2 ये 2 और ये 4 कट रहे, 2 के पारे से 2 एकम 2, और 4 में 2 का भाग 2 बार। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे में 2। अब यहाँ पे एक बार प्लस का मान लेना है और एक बार माइनस का मान लेना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल जो है x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2 व x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2 है। ये इसके 2 मूल होंगे, और दोनों क्या है भिन्न भिन्न है और वास्तविक है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपको करना था। दूसरा प्रश्न देखते हैं अथवा में, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको अमल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, पहले इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिखा हुआ ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं आधार x है, आधार x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 7 कम, मतलब x माइनस 7 हो जाएगी, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे माना आधार, तो आधार बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारे पास में है ही है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं। AB का मान है हमारे पास में x माइनस 7, इसका स्क्वायर, प्लस BC का मान है x, तो x का स्क्वायर, AC का मान है 13, 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक लगेगी सरसमीका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ x माइनस 7 का स्क्वायर जो है इसी प्रकार से यहाँ पे हमें खोलना है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 7, 14x, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस x स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x प्लस का 49, और ये 169 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इसमें से घटाएंगे माइनस का आएगा, 9 में से 9 गए 0, और 16 में से 4 गए 12, 120 आ गया बराबर में 0। और इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर में 0। 2 यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर में 0। अब यहाँ पे हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 60 आ जाए और घटाने में कितना आ जाए 7। तो ऐसी दो संख्या लिख लेते हैं हम, 12 और 5। तो यहाँ हम 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5, x माइनस का 60 बराबर में 0। गुणा कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 12 का x से गुणा करेंगे 12x, माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस हो जाएगा 5x, माइनस का 60 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा x माइनस 12, प्लस पीछे वाले दोनों पदों में से 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 12, और पीछे बचा x प्लस 5 बराबर में 0। तो x का मान माइनस का 12, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, और x का मान x प्लस 5 है, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। माइनस का 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12, तो एक तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया।
और प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, जो कि क्या है, संभव नहीं है, जो कि असंभव है, यह संभव नहीं है, क्योंकि x यहाँ पे हमने क्या माना था, आधार माना था, और आधार यहाँ पे एक लंबाई तो है और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12। अब प्रश्न में पूछा गया था अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः आधार, तो आधार x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। ऊंचाई हमने मानी थी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया है। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना, आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। सिद्ध कीजिए कि दोनों सवाल त्रिकोणमिति के हैं और दोनों प्रश्न आसान है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। पहला प्रश्न लेते हैं हम, इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए और इसके ऊपर है रूट। अब यहाँ पे हम करेंगे परिमेयकरण, तो 1 प्लस साइन ए बट्टे में है 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर में है उसी का गुणा करना, बस निशान चेंज करना है। तो गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए और अंश में और हर दोनों में 1 प्लस साइन ए का गुणा करना है, और ऊपर रूट तो है ही है। अब ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक सर्च में क्या लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ऊपर है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर सेम टू सेम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऊपर अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऊपर स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आएगा, कॉस ए। इस पूरे का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर, और ऊपर रूट है ये। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा, कॉस ए। अब हमें सेपरेट करना, अलग अलग लिखना है, कॉस ए का दोनों में भाग देना है, तो 1 प्लस कॉस ए और साइन ए बटा कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए प्लस कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। और यही हमें इस प्रश्न में लाना था, हमें लाना था सेक ए प्लस टेन ए। तो फाइनली ये आ गया है राइट हैंड साइड। लास्ट में लिखेंगे अतः 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, इसका जो रूट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए के। तो ये इसका सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध। तो एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था। इसका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न और भी आसान था। टेन ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टेन दिया हुआ है, तो उधर भी आपको सारणी में टेन का देखना है। √3 जो होता है वो टेन 60 का मान होता है, और तुलना करेंगे तो ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास में है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/√3, टेन ए माइनस बी। अब टेन के अंदर 1/√3 जो मान होता है वो किसका होता है, टेन 30 का मान होता है। तुलना करेंगे तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 ए, माइनस का बी प्लस का बी तो कट जाएगा, और 60 व 30 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90। अब 2 गुणा में चला जाएगा भाग में,
और 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 45 बार। तो फाइनली ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब ए का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से एक में ए प्लस बी का मान कितना 60 है, तो ए का मान कितना रखेंगे 45 प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। अब बी यहीं रहेगा, 60 डिग्री है ये, प्लस का 45 उधर जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। तो बी बराबर आ गया 15 डिग्री। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री और बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के दोनों प्रश्न आसान थे। अब हम लेते हैं इस पेपर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और फिर नीचे वाला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है उसमें माध्य ज्ञात करना था, इसके लिए हम ये सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे और फिर उसके बाद में जो है हम इसमें लिखेंगे बारंबारता जो कि हमें दी हुई है, और फिर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान रखना है। संचयी बारंबारता के लिए पहली बारंबारता उसको सेम लिखना है, 4 का 4, फिर आगे से आगे जोड़ेंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 6 14, और 5 और 1 6, 56 और 8 64, 64 और 4 हो जाएगा 68। अभी जो 68 आया है वो हमारे यहाँ पे n का मान है। किसका मान है, n का। तो n बराबर है 68, कुल योग आएगा इनका। अब इसकी विधि कैसे है वो ध्यान से समझना आप। सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं n/2, n/2, n का मान कितना 68 है, 68/2 बराबर में कितना आ गया 34। अब हमें क्या करना है, 34 के बराबर या उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। संचयी बारंबारता तो 34 के बराबर कोई संचयी बारंबारता है, पहले वो देख लेते हैं, नहीं तो उससे जस्ट बड़ी देख लेते हैं। तो उससे जस्ट बड़ी कौन सी, 42 है। यहाँ पे जो 34 से जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो है 42। 42 है जिसके संगत वर्ग अंतराल जो है वो है 125 से 145, 125 से 145 है। तो अतः माध्यक वर्ग जिस वर्ग में माध्यक का अंश आएगा ना वो माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ पे आंसर 145 और 125 से 145 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे जो ये 145 है, 125 से 145 है, ये छोटी वाली वैल्यू है वो एल का मान है, ठीक है। और ये 20 जो है वो एफ का मान है, और 42 से जस्ट पहले वाली है वो सी एफ का मान है, ठीक है। तो ये सारे मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एल का मान कितना है, तो एल का मान हम लिख लेते हैं, एल बराबर है हमारे पास में 125, ठीक है। और एल का मान हो गया, एफ का मान जो है वो है 20, सी एफ का जो मान है वो है 22, और एक होता है एच, एच मतलब वर्ग अंतराल, कितने का अंतर चल रहा है, 20 का अंतर चल रहा है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे माध्यक का। माध्यक जिसको हम एम से दर्शाते हैं, माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा में एच। अब इसमें मान रख देते हैं। सबसे पहले एल का मान है 125 प्लस n/2, n/2 का मान था 34, सी एफ का मान है वो है 22, एफ का मान है 20, और गुणा में भी है 20। 20 से 20 तो काट ही दो आप, 20 से 20 कट गया, प्लस और 34 में से 22 घटा दो, कितने आएंगे 12, 12 और 125 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 137। तो ये इसका फाइनल आंसर था। एकदम आसान प्रश्न था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अथवा हम प्रश्न पूछा गया था उसमें माध्य ज्ञात करना था, उसके लिए हमने नई सारणी बना दी है। तो सबसे पहले वर्ग, फिर बारंबारता। इसको हम जो विधि लगा रहे हैं वो है पद विचलन विधि। उसमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा, फिर हम यू आई ज्ञात करेंगे और उसके बाद में एफ आई यू आई ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें
ज्ञात करते हैं पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 500 और 520 का जोड़ के आधा करना है। तो 500 और 500 1000, 1020, 1020 का आधा हो जाएगा 510। ठीक है, फिर जितने का अंतर चल रहा है उतना जोड़ते रहो। तो 530 हो जाएगा, फिर 20 और जोड़ दो 550, फिर 570 और फिर 590। ठीक है, अब हमें मानना है इसमें सबसे पहले ए। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर बीच वाली वैल्यू मान लेते हैं 550 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है यू आई। यू आई का मतलब है जितने भी, और इसके अलावा साथ में एच का मान भी लिख लेते हैं। तो एच का मान कितना है 20 है। अब जितने भी मान है उसमें से क्या करना, 550 घटाना है और फिर 20 का भाग देना है। ठीक है, तो 550 में से 550 गए 0, 0 में 20 का भाग 0 आ गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी को ले रहे हैं। ठीक है, अब एक करके देख लेते हैं, बाकी अपन फटाफट करेंगे। 570 उसमें से 550 घटाएंगे, फिर किसका भाग देंगे 20 का। तो ये 20/20 कितना आ गया 1। यहाँ 1 आया तो नीचे कितना आएगा 2। 0 से ऊपर जाओगे तो -1 और -2। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे एफ आई यू आई। एफ आई का जो है यू आई से गुणा करना है। तो 12 का -2 से गुणा करेंगे -24, 14 का 1 से गुणा करेंगे -14, 8 का 0 से गुणा करेंगे 0, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 और 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई। अब सिग्मा एफ आई के लिए सबको जोड़ देते हैं। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो इन सब का योग कितना हो रहा है 50 हो रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं। 8 और 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 10 30, 40 और 50। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई यू आई निकाल देते हैं। इसके लिए माइनस वाले जोड़ देते हैं। माइनस वाले जोड़ेंगे तो -38 आ रहा है। प्लस वाले जोड़ देते हैं, 20 और 6 कितने हो गए 26। अब इनको हल करेंगे तो आएगा 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, -12 आएगा। तो ये हमने दो चीज़ें निकाल दी है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं किसका, पद विचलन विधि से माध्य का सूत्र लगाते हैं। तो माध्य x बार बराबर, इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा h। अब इसमें मान रख देते हैं। सबसे पहले a का मान रखेंगे, तो a का मान हमने कितना माना था 550। सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया -12 बटे में सिग्मा a का मान 50 और गुणा किससे करेंगे 20 से। h का मान 20 है ना। अब यहाँ पे काटापीटी कर देते हैं, 0 से 0 तो कट गया। तो 550 का 550 प्लस माइनस हो जाएगा -12 का 2 से गुणा किया तो 24 और 24 में भाग किसका देंगे 5 का। 550 -5 का भाग लगाएंगे तो पहले 5 का भाग जाएगा 4 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे 520, फिर 5 का भाग गया 8 बार। अब 550 में से जो है अपन 4.8 घटा देते हैं। तो पहले तो इसमें से 4 कम कर लेते हैं तो कितना आएगा 546 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 545.2 हो जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए 545.2। चेक भी कर लेते हैं, 8 और 2 10, हासिल का ही हुआ 45 और 4 49 और 1 50। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 545.2। तो ये था इसका आपके जो अर्धवार्षिक का पेपर था, इसको हमने पूरा कम्प्लीटली हल कर लिया है। तो सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.